हेलो 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 हेलो। ओके। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है। और पढ़ने वाले हैं हम वोकैब। लास्ट क्लास में भी हमने वोकैब पढ़ा था। फ्राइडे को, सैटरडे और संडे क्लास ऑफ रहती है मेरी। और आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव के नाम से। आप सारे बच्चे आ जाएं, सेशन को ज्वाइन करें और इन्जॉय कीजिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इस सेशन में टोटल क्वेश्चंस जो है वो 50 है, यानी 50 है। 40 हम कर चुके हैं, जिसमें सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड, इडियम, स्पेलिंग टेस्ट, हर एक टाइप के वोकैब को आप देखते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आ जाइए, ये हमारा हो चुका है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज वोकैब का पार्ट 4 होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है सेशन, आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो 41 से शुरुआत करेंगे। हाँ, तो ये हमारा 40 जो लास्ट, यानी कि लास्ट वीक में फ्राइडे को किया था हमने 40 बैकर्स डजन, जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ 13, यानी 13 की ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? बैकर्स बोलते हैं। और 12 का ग्रुप हो तो उसे आप डजन बोलते हैं। और 144 का ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो। फिलहाल सारे बच्चे आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें अपने मित्र बंधुओं में। और 41 इस वीक में मंडे टू फ्राइडे हम वोकैब ही पढ़ेंगे, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, टीचर वाला एग्जाम, जिसमें वोकैब यानी कि सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट जो भी आपसे पूछा जाएगा, आप अगर इस 4-5 सेशन को देख लेंगे और इस वीक में जो भी होने वाला है, तो आपका वोकैब जो है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट, कह सकता हूँ 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो आइए 41 पे बात करते हैं। क्या है आपका? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। आपको इडियम का मीनिंग फाइंड करना है। और इडियम यहां पे दिया हुआ है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर ये डायरेक्ट पूछता तो मैं डायरेक्ट मीनिंग निकालता, लेकिन ये पूछा है आपके सेंटेंस में, तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस में जब आपका इडियम दिया हुआ होता है तो एक अनुमान, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या बोला गया है? टीम ज्वाइंड द फैमिली बिजनेस एज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन। टीम किसी इंसान का नाम है और इसने फैमिली बिजनेस, जो उसका फैमिली बिजनेस है, उसको वो ज्वाइन कर लिया है। क्यों कर लिया? उसका कारण है एज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन। वो अपने एग्जाम में जो प्रोफेशनल कोर्स वो कर रहा था उसमें वो असफल हुआ। सीइंग द ग्रोथ ऑफ द फैमिली बिजनेस, और उसकी फैमिली बिजनेस जो थी उसका जो ग्रोथ दिख रहा था उसको, नो इट सीम्स लाइक टीम्स अर्लियर फेलियर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहां पे देखिए, ब्लेस का मीनिंग क्या होता है? बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ब्लेस का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, यानी कि गुड विशेष देना, गुड विशेष। ये ब्लेस का मीनिंग होता है, पहले आप जान लीजिए। और यहां पे डिसगाइज वर्ड है। डिसगाइज वर्ड को कैसे पढ़ोगे? तो देखिए, ये जो डिस वर्ड है, डिस किसी भी वर्ड के पहले आए, इसका मीनिंग नॉट होता है। बार बार बोलता हूं मैं, क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई। तो डिस ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग नेगेटिव होगा। और GUISE गाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गाइज का मीनिंग होता है अपीयरेंस, APPEARANC। और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? यहीं से आपका वर्ड आता है अपीयर, यानी कि प्रतीत होना, मालूम होना। बोल रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी डिस्गाइज नॉट अपीयरेंस, यानी आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, मालूम नहीं हो रहा है कि वो चीज आपके लिए वरदान है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, और डिस्गाइज का मतलब है कोई चीज आपको प्रतीत नहीं होना, मालूम नहीं होना। यानी ऐसा कई बार आपके साथ होता है जिंदगी में कि कुछ बुरा चल रहा है और आपको लगता है हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन आज अगर बुरा चल रहा है और उससे तुम सीख लेते हो और आगे काम करते हो, तो बाद में तुम्हारा अच्छा भी होता है और तुम सोचते भी हो उस पल में जो हमारे साथ बुरा हुआ था वो हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं आज इस सिचुएशन में, इतने अच्छे सिचुएशन में नहीं होता। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि कोई भी चीज जो पहले आपको बहुत बुरी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वह आपके लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायक हो, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आइए, तो मीनिंग क्या लिखा हुआ है? अ मिस्टेक, गलती, तो इसका मीनिंग निकलेगा नहीं। और डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पॉजिटिव, और डिफिकल्ट टाइम नेगेटिव सेंस में।
सी में क्या बोल रहा है, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कोई भी चीज जो बहुत बढ़िया होता तो है, दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, लेकिन वो पहले आपको मालूम नहीं होता है बढ़िया है, यही आपका सी आंसर होगा। और गुड डिसीजन, इसका कोई सेंस यहां पर नहीं होगा। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का अगर मैं मीनिंग लिखना चाहूं तो इसका मीनिंग मैं क्या लिखना चाहूंगा, यानी समथिंग that you feel bad but ultimately good, मतलब कोई भी चीज जो आपको शुरू में बहुत बुरी लगे लेकिन अल्टीमेटली अंत में वो चीज आपके लिए कैसा हो जाए, बढ़िया हो जाए, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी इडियम और फ्रेज है आपका ये। 42 की बात करते हैं, क्या क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपका है क्या होगा, यानी जिसकी स्पेलिंग सही ना हो, कंटेनर, एडॉप्ट, कंटेनमेंट और एडवर्टीजमेंट। राइट ऑप्शन आपका जो है वो सी है। और सी क्यों है तो आइए देख लेते हैं। यहां होना चाहिए CONTAIN और MENT। कंटेनमेंट की स्पेलिंग ये होती है CONTAIN, है ना, और यहां पे CONTA दिया हुआ है, तो कंटेनमेंट आपका ये हो गया। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ लिमिटिंग और कंट्रोलिंग समवन और समथिंग, यानी किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को कंट्रोल करना, लिमिट करना, क्या कहलाता है, कंटेनमेंट कहलाता है। CONTAIN MENT, कंटेनमेंट। और देखिए जैसे ही आप इस स्टेशन को देखने आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है SSC GD वोकैब। कहने का मतलब यह है कि वोकैब किसी भी क्लास का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, GD का हो, CGL का हो, MTS का हो, SSC के किसी एग्जाम का हो, बैंकिंग के किसी एग्जाम का हो, या टीचर के किसी भी एग्जाम का हो, वोकैब होता है। कहने का मतलब यही वर्ड आपके CHSL में भी देखने को मिल सकता है, CGL में भी मिल सकता है, MTS में भी मिलेगा, बैंकिंग वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, और टीचर वाला एग्जाम जो आप देते हैं उसमें भी मिल सकता है। तो आप थंबनेल देख के ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सेशन मेरे लिए नहीं है। ध्यान रखिए, इंग्लिश होती है, चाहे ग्रामर की बात करो, वोकैब की बात करो, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है, आपको थोड़ा मैच्योर बनना है। तो कंटेनमेंट, CONTAIN MENT, द एक्ट ऑफ लिमिटिंग और कंट्रोलिंग समवन और समथिंग, किसी भी चीज को नियंत्रित करना, लिमिट करना। अब आ जाइए बाद बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यहां पर वर्ड आया है कंटेनर। भाई कंटेनर वर्ड बना किससे है, कंटेन से बना है, CONTAIN। कंटेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपने अंदर रखना, है ना, एब्जॉर्ब करके रखना, किसी को समा के रखना। यानी कंटेनर का मीनिंग आप लिख सकते हैं किसी भी चीज को अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखना, है ना। और याद रखें कि कंटेन वर्ड जो है इसके साथ आने वाला प्रेपोजिशन ऑल द टाइम क्या होता है, इन होता है। और एक वर्ड यहां पे आपको देखने और सुनने को मिलेगा, कंसिस्ट। और कंसिस्ट कंटेन का ही सिनोनिमस वर्ड है, और कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। यानी कंटेन इन होगा, कंसिस्ट ऑफ होगा, इसी को बोलते हैं कोलोकेशन। यानी किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो कंटेन इन होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मीनिंग आप जानते हैं, गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना होता है, बच्चे को गोद लिया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। तो एडॉप्ट का मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्सेप्ट करना। गोद लेने का मतलब क्या है, किसी को आप स्वीकारते हैं, तो ये आपका हो गया एडॉप्ट। अब इसी एडॉप्ट से क्या क्या वर्ड बन सकता है, ध्यान से देख लीजिए। एक वर्ड आपका हो जाएगा एडॉप्शन। अगर मैं बात करूं एडॉप्शन की तो ION वर्ड के एंड में है, ये मेरा होगा नाउन, एडॉप्ट है मेरा वर्ब। यहीं से ADOPTER या OR, एडॉप्टर, यहां मैं O भी लिख दूं। एडॉप्टर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। हमने बोला है बार बार, किसी भी वर्ब के एंड में ER या OR रहेगा वो कॉमन नाउन हो जाता है। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वाला, एडॉप्ट एडॉप्ट करना, एडॉप्टर एडॉप्ट करने वाला। तो वर्ब के एंड में ER OR देखने को मिलेगा। इन जनरल वर्ड आपका होता है कॉमन नाउन, उस काम का करने वाला। अब यहीं से एक एडजेक्टिव भी बनता है एडॉप्टेबल,
और हमने बोला है ए बी एल ई किसी भी वर्ड के एंड में हो, वर्ड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडॉप्टेबल यानी स्वीकार करने योग्य, यानी गोद लेने योग्य, एडॉप्टेबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, MENT लगा हुआ है तो वर्ड आपका होगा नाउन, है ना। वर्ड का सफिक्स अगर MENT हो तो वर्ड इन जनरल नाउन ही होता है। आप बोलते हैं मैनेज, मैनेजमेंट, एंजॉय, एंजॉयमेंट, अरेंज, अरेंजमेंट। तो एडवर्टीज या एडवर्टाइज, एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार। तो आपका ये क्या हो गया, ADVERTISE, इसको हम बोलते हैं एडवर्टाइज। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, है ना। ये मेरा नाउन है, ये मेरा वर्ब है। शॉर्ट में इसी को क्या बोला जाता है, ऐड देना, प्रचार प्रसार दिखाना। एक चीज यहां पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ये एडॉप्ट वर्ड जो है, आइए थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में जानते हैं। हाँ आ जाओ भैया, देखिए एक वर्ड आप देखते हैं ADOPT, जो आपने अभी देखा एडॉप्ट। एक होता है ADAPT अडेप्ट, और एक होता है आपका ADEPT अडेप्ट। तीनों वर्ड एक जैसा लगेगा और ये आपको क्लोज टेस्ट में देखने को मिलते हैं, या फीलर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसमें देखने को मिल सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से देखिए और समझिए क्या है इसका सेंस। देखिए एडॉप्ट तो अभी आप जान गए, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और एडेप्ट की बात करेंगे ADAPT, तो ये एडेप्ट होता है एडजस्ट करना, ADJUST। इसको आप एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे या एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे थोड़ा मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिए। कोई भी वर्ड अगर डी के बाद आपको जे या जी मिल रहा है, कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा और डी के बाद जे या जी मिले, ADJ, हाँ जे या जी मिले, तो ये डी जो आपका है यह साइलेंट होता है। कैसे होता है ध्यान से देख लीजिए, समझिए। मैं वर्ड आपके सामने लिख देता हूं। जैसे गवर्नमेंट पास करती है BUDGET, आप इसे क्या बोलते हो, बजट बोलते हो या बजट बोलते हो, बोलो। आप इसे बजट बोलते हैं। डी के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, बट डी का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आप नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका बजट होता है। जस्ट लाइक दैट GADGET। अब यहां पे डी के बाद जे है, लेकिन आप इसे गैजेट नहीं बोलते हैं, आप इसे गैजेट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बोला जाता है। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और बचपन से आपने इसे एडजेक्टिव बोला है। डी के बाद आपका जे है, इसे आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। डी आपका साइलेंट रहेगा। जस्ट लाइक दैट हमने यहां पे वर्ड कौन सा लिखा है, एडजस्ट। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ADJACENT, एडजेसेंट एंगल, बगल का कोण बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब नेवर, यानी जो आपका पड़ोसी है। तो एडजेसेंट ना बोलोगे, डी साइलेंट रहेगा, एडजेसेंट बोलोगे। तो कभी भी किसी भी वर्ड के बाद, किसी भी वर्ड में डी के बाद जे या जी आएगा तो डी आपका साइलेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन आपका बेहतर होना चाहिए, उच्चारण सही होनी चाहिए। तो आइए, तो एडॉप्ट मींस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। एडेप्ट का मीनिंग हमने क्या लिखा, एडजस्ट। एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट बोलेंगे, किसी के अनुकूल होना, या इसी को बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू। क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। तो ये हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, एडेप्ट टू, अनुकूल होना। अब ये एडेप्ट क्या है, ADEPT। तो इस एडेप्ट का मतलब होता है आप में कौशल है, आप में टैलेंट है। तो इस एडेप्ट को हम बोलते हैं क्या, टैलेंट, TALENT, टैलेंट बोलोगे। या इसी को बोला जाता है स्किल्ड, है ना। या इसी के लिए वर्ड आता है आपका एड्रॉइट। ये सब वर्ड याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ADROIT, डेक्स्टर, DEXTER, है ना। तो कुल मिला के आप देखेंगे एडॉप्ट है, एडेप्ट है, एडेप्ट है, ADEPT, ध्यान रखना है। और इस एडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। किस कलर से लिखूं ताकि आपको दिखाई दे, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। आ जाइए, तो फिलहाल हमारा आंसर यहां पर क्या था, आंसर सी था, बाद बाकी आप देख लिए थे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, 43 की बात करता हूं। क्या है यहां पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। यहां पर भी इडियम दिया हुआ है, और इडियम आपका यहां पे पुट एन एंड टू, डायरेक्ट पूछा नहीं गया है, सेंटेंस में पूछा है, ध्यान से पढ़िए। मैनी पीपल फॉट, ये फॉट वर्ड कहां से आया है, तो देखिए एक वर्ड होता है आपका FIGHT, क्या बोलते हो, फाइट। और फाइट का सेकेंड या थर्ड फॉर्म
आपका फॉट होता है, आप इसे फाउट नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, फॉट पढ़ा जाएगा। कुछ वर्ड है जो आप गलत पढ़ते हो, कैसे? जैसे एक वर्ड है CATCH, इसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होता है? CAUGST। एक वर्ड है आपका ब्रिंग, ब्रिंग का सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होता है? BROUGST। एक वर्ड जो मैं भी कर रहा हूं टीच, और टीच का सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होता है? TAUGST। एक वर्ड है आपका बाय, BUY, वाई का सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होता है? BOUGST। और एक यहां पे फाइट लिखा है जिसका FOUGST। ध्यान रहे इस वर्ड को पढ़ना कैसे है। अगर आप इसे ऐसे पढ़ते हैं आउट, तो ये पढ़ना गलत माना जाता है। आपको इसे पढ़ना है ऑट। क्या पढ़ना है? ऑट। कैच, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, टीच, टॉट, बाय, बॉट, ऐसे पढ़ना है। एक आप ये भी पढ़ते हो, आपके मॉडल में इस्तेमाल होता है OUGST, ऑट, AUGST। मैं इसको अलग कलर में ही लिख दूं, OUGHT, ought to। आप इसे पढ़ देते हैं आउट टू, पढ़ना गलत है, ought to पढ़ेंगे, ought to। he ought to help the poor, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, he ought to help the poor। ध्यान रखें आप। तो आ जाइए, तो आज से काउट, ब्राउट, टाउट, बाउट नहीं करना है आपको, कॉट, ब्रॉट, टॉट, फॉट ऐसे पढ़ना है। तो आ जाइए, मैनी पीपल फॉट, पुट एन एंड टू स्लैबरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ये स्लैबरी वर्ड कहां से आया? स्लैबरी क्या होता है? स्लेव। और स्लेव कौन होता है? जो किसी पे डिपेंड हो, और जो किसी पे डिपेंड होगा, निर्भर होगा, वो उसका गुलाम होगा। तो स्लैबरी यानी कि गुलामी, स्लैव यानी कि गुलाम। तो स्लेव का मतलब क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाना, किसी पे निर्भर यानी किसी के गुलाम बन चुके हो, है ना। मैं स्लैब को याद रखने के लिए बता देता हूं, S4 स्लैब होता है, और S4 ही सर्वेंट भी होता है, नौकर, और नौकर अपने मालिक के अनुसार होता है। आइए, क्या होगा हमारा आंसर? पुट एन एंड टू, यानी बिल्कुल अंत के कगार पे आ गए हो, यानी समाप्त होने वाले हो। एबडक्ट, अबाइड, एब्जॉर्ब, एबॉलिश। राइट आंसर हमारा डी है। कैसे है समझते हैं। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मैंने नाउन के फॉर्म में लिख दिया है, एबॉलिश मेरा वर्ब है। डिस्ट्रक्शन बोलो या डिस्ट्रॉय बोलो, यानी नाश हो जाना होगा, इस वर्ड का मीनिंग। अब आइए ग्रामेटिकल प्रोफाइल देख लेते हैं। एबॉलिश मेरा वर्ब है, और यहां से नाउन बनता है एबॉलिशमेंट। एबॉलिशमेंट। अब इसी मेंट के प्लेस पे आप क्या कर दें, एबॉलिश के साथ सफिक्स कनेक्ट कर दीजिए ABLE। तो ABLE किसी भी वर्ड के एंड में होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एबॉलिशेबल वो एडजेक्टिव है, एबॉलिशमेंट मेरा नाउन है, ध्यान रहे। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होता है जी? एब्जॉर्ब यानी कोई भी चीज जो आप एब्जॉर्ब करते हैं, सीखते हैं, है ना, अपने अंदर डालते हैं, इसको एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। यानी कि इनकलकेट एक वर्ड आता है, INCULCAT, और इनकलकेट का मतलब क्या होता है? लर्न, LEARN। एब्जॉर्ब करना बोलते हैं, एब्जॉर्ब करो उन चीजों को, है ना। ऑब्जर्व भी वर्ड आता है, और एब्जॉर्ब का एक मीनिंग सोखना भी होता है, सोख करना, है ना, अपने अंदर समाहित करना किसी भी चीज को। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एब्जॉर्ब हमारा वर्ब हो जाएगा, और यहीं से कॉमन नाउन एब्जॉर्बर बन जाएगा, ये भी आप लिख लो, ABSORBR, एब्जॉर्बर, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एबडक्ट। एबडक्ट वर्ड आप सुनते होंगे, एबडक्ट, किडनैप, है ना, किडनैप कर लेना किसी को, एबडक्टर वहीं से आता है। तो एबडक्ट का मीनिंग क्या लिखोगे? कहां पे लिखूं? इधर लिखता हूं, किडनैप, KIDNAP, बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है ना। और यहां से इसके एंड में अगर OR लगा देंगे तो एबडक्टर हो जाएगा, यानी जो अपहरण करता है, इस काम का करने वाला है, डूअर। और यहीं पे अगर आप ऐसे लिख देंगे एबडक्टी, ABDUCTEE, तो एबडक्टी कौन होगा? जिसे अपहरण किया गया है, जिस बच्चे को पकड़ा गया है, यानी एबडक्टी होता है जो विक्टिम है। और विक्टिम किसे बोलते हैं? जो पीड़ित है। तो एबडक्टर यानी किडनैप करने वाला, और एबडक्टी जिसे किडनैप किया गया है। जैसे एग्जामिनी, एग्जाम देने वाला, आप लोग एग्जाम देने जाओगे, एग्जामिनी, और एग्जामिनर जो आपका एग्जाम लेगा। जस्ट लाइक दैट इंटरव्यू,
इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर कौन? जो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू कौन? जो इंटरव्यू देगा। ध्यान रखेंगे आप। और एक वर्ड आया आपका अबाइड। तो अबाइड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। यहां पे मैं अलग से पेज ही ले लूं। अबाइड। अब देखिए अबाइड को मैंने अलग से क्यों लिखा है। एक वर्ड होता है अबाइड और एक वर्ड होता है आपका COMPLY, कॉम्प्लाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले सिमिलरिटी जान लो। अबाइड का मीनिंग भी होता है आज्ञा का पालन, OBEY, ओबे। और कॉम्प्लाई का मीनिंग भी होता है आज्ञा का पालन, ओबे। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अबाइड के साथ प्रेपोजिशन बाई आएगा और कॉम्प्लाई के साथ प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी अबाइड बाई होता है, कॉम्प्लाई विद होता है। इसी को हम बोलते हैं कोलोकेशन, यानी किस वर्ड के साथ किसका ग्रुप बनेगा, किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके फिलर बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। अब आ जाओ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अबाइड बाय हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, वी शुड अबाइड बाय आर टीचर। हमें अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए। अबाइड बाय टीचर मतलब टीचर जो बोले हैं। और यहीं पे अगर मैं कॉम्प्लाई के साथ जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना है, वी शुड कॉम्प्लाई। अब कॉम्प्लाई लिख दिया है तो बाय नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉम्प्लाई क्या लेता है, विद लेता है। तो वी शुड कॉम्प्लाई विद आर टीचर। आर टीचर लिखो या द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आर टीचर लिखो, बात एक ही है। तो अबाइड के साथ आप ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। अबाइड क्या आया है, बाई आया है। कंप्लाई क्या आया है, विद आया है। दोनों का मीनिंग होता है आज्ञा का पालन करना। और फिलर बेस्ड क्वेश्चन या ग्रामेटिकल एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो जरूर ध्यान से देखेंगे आप। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा था भैया, एबॉलिश था। बाद बाकी इतना सारा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। डेली बोलता हूं सेशन में बने रहें, और इस वीक में सिर्फ वोकैब ही पढ़ाने वाला हूं, है ना, ताकि वोकैब में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो आपके एग्जाम में जो मार्च में होने वाला है टीचर का पेपर। चलिए नेक्स्ट 44, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां पर ध्यान से देखो, ईडियम पूछा गया है, और ईडियम क्या है, श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडसम पोट्री एट चीप रेट। ये आपका ईडियम है। ईडियम नहीं है, ईडियम तो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शंस में। एट चीप रेट, इसके लिए कौन सा ईडियम सुटेबल होगा। पहले सेंटेंस को पढ़िए। श्वेता किसी का नाम है जो ऑर्गेनाइज की है, करती है। द सेल ऑफ हैंडसम पॉटरी, पॉटरी का मतलब क्या होता है, बर्तन। आप जानते हैं ना, पॉट, POT पॉट। इसी पॉट से क्या बना है, पॉटरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉट और पॉटरी में क्या डिफरेंस है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का डिफरेंस है। अगर मैं पॉट की बात करूं तो ये मेरा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किसे बोलोगे, जो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, टीचर टीचर्स, ऐसी तमाम चीजें जो आपको आपके आंखों से दिखाई देती हो, एक भी हो अनेक भी हो, उसे कॉमन नाउन बोलोगे। यानी सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, वह कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं पॉटरी की बात करूं तो पॉटरी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है ना। और ऐसे ढेर सारे नाउन हैं अनकाउंटेबल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके EREY से एंड होते हैं। सीनरी, पॉटरी, ढेर सारे वर्ड्स हैं, ध्यान रखेंगे। ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनाओगे। और पॉट मेरा कॉमन है, बर्तन होता है। और श्वेता जो है उस बर्तन को एट चीप रेट, बहुत ही सस्ते दाम पे बेचती है। तो सस्ते दाम के लिए कौन सा इडियम सुटेबल है। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग टू, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है हैविंग वंस केक एंड ईटिंग टू, यानी केक भी आप ही का है, वंस केक। ईटिंग इट किसके लिए, केक के लिए, खा भी तुम ही रहे हो। कहने का मतलब यह है टू डू टू गुड थिंग्स एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एट द सेम टाइम, यानी दो अच्छे काम एक ही समय में करना, है ना। दो अच्छे काम एक ही समय में करना, यानी आप अपनी जिंदगी में सफल भी हैं और अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी कर रहे हैं, यानी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू डू कुछ करना, टू गुड थिंग्स अच्छे, दो अच्छे काम, एट अ टाइम यानी एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में दो अच्छे अच्छे कामों को आप कर रहे हैं, उसी के लिए इडियम आता है हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू। बी में क्या बोला गया, मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग। इस फस वर्ड को समझ लीजिए, इडियम का मीनिंग समझ जाओगे। फस के लिए एक वर्ड आता है अडो, और अडो वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, और अडो का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, DISTURBANC।
CE। और डिस्टर्बेंस आप जानते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, और डिस्टर्ब के लिए एक सिनोनिमस वर्ड आता है परटर्ब, PERTURB, परटर्ब यानी परेशान करना। तो मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग यानी हंगामा क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये इसका मीनिंग होता है। कहने का मतलब बी जो ईडियम है हमारा, उसका मीनिंग कैसा है, नेगेटिव है। ए वाले का मीनिंग कैसा था, पॉजिटिव था। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी चीज को सस्ते दाम पे बेच देना, यानी टू सेल समथिंग एट अ लोअर प्राइस, यानी किसी भी चीज को सस्ते दाम पे बेच देना। और बोला गया है एट अ चीप, और चीप के लिए हमने यहां पे वर्ड लिखा है लोअर, यानी जो सस्ता हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। हस मनी लिखा हुआ है, हस मनी का इडियम क्या होगा, हस मनी का इडियम ये होगा कि मान लीजिए कुछ घटना आप किए है ना, कुछ कांड आपने कर दिया, लेकिन वो कांड किसी एक दो लोगों को मालूम है और आप चाह रहे बाद बाकी लोगों को मालूम ना हो, तो उसको मुंह बंद करने के लिए उन दोनों को आप क्या देंगे, पैसा देंगे। तो वो जो पैसा किसी को मुंह बंद करने के लिए दिया जाता है कि इस बात को कहीं और रिवील मत करना, कहीं और मत बताना, उसी को हम बोलते हैं हस मनी। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मनी गिवन टू समवन, मनी किसी को दिया जाता है क्यों, सो दैट दे डोंट रिवील, या दे वॉन्ट, विल नॉट भी कर लो। मतलब पैसा आप किसी को देते हैं ताकि वो उस सीक्रेट को कहीं पे रिवील ना करे, कहीं पे ना बोले, उसका उजागर ना करे, उसी को हस मनी बोलते हैं। और ये सारे इडियम आप याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए 45, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे वन वर्ड पूछा गया है आपसे, अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, एक क्रिएचर एक प्राणी है, विच डिपेंड जो डिपेंड करता है किस पे, अदर्स पे। और डिपेंड के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, ऑन। डिपेंड के साथ या तो ऑन प्रेपोजिशन देखने को मिलता है या अपॉन प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर वर्ड देखिए, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, माइक्रोब्स है। राइट ऑप्शन आपका होगा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, एन एनिमल और प्लांट, एन एनिमल और प्लांट दैट लिव्स ऑन, लिव्स ऑन का वही मीनिंग होता है जो डिपेंड ऑन का मीनिंग होता है, लिव्स ऑन अनदर एनिमल्स और प्लांट्स। यानी कि ये पैरासाइट वर्ड जो है ये एनिमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई एनिमल जब दूसरे एनिमल पे डिपेंड हो अपने आहार के लिए, और कोई प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो आहार के लिए, तो इस टाइप को हम बोलते हैं पैरासाइट। हिंदी में परजीवी बोला जाता है, जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो। आइए अब वर्ड आया है बैक्टीरिया। अब मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बैक्टीरिया जो वर्ड है ये आपका होता है प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है, तो बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, BACTERIUM, बैक्टीरियम। ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये लेटिन का वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का। बहुत ऐसा वर्ड मिलेगा जिसके एंड में आपको यूएम मिलेगा और उसके प्लूरल को बनाने के लिए यूएम को हटाओगे, ए लगाओगे। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मैक्सिमम मैक्सिमा, मीडियम मीडिया, डेटम डेटा, DATA डाटा नहीं डेटा पढ़ोगे। सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है, डिक्टम DICTUM, डिक्टा। ढेर सारे वर्ड्स हैं जिसके एंड में यूएम रहेगा, प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा के ए लगाओगे। नाउन टॉपिक में इसे पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, वायरस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड आपने देखा वायरस और एक वर्ड होता है वायरल, वायरस और वायरल में क्या डिफरेंस है, तो वायरस जो वर्ड है ये मेरा नाउन है और वायरल की बात करेंगे तो ये मेरा एडजेक्टिव है। और वर्ड के एंड में देखो AL लगा हुआ है और हमने आपको बार बार बताया AL से कोई भी वर्ड एंड करेगा तो मोस्टली इन जनरल एडजेक्टिव ही होता है, नेशनल नेशन से नेशनल। अब वायरल कैसे याद रखोगे, आप बोलते हैं वायरल फीवर, फीवर मेरा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो वायरस मेरा नाउन होता है, वायरल मेरा एडजेक्टिव होता है। माइक्रोब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। माइक्रो का मीनिंग स्मॉल होता है और माइक्रोब्स स्मॉल क्रिएचर, जो छोटे छोटे
प्राणी हैं जो खास करके बीमारी वगैरह फैलाए उसको माइक्रोब्स आप बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, आंसर तो बता ही दिया हमने। 46 में देखो क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। रेक्टिफाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफाई वर्ड का मीनिंग होता है करेक्ट करना। रेक्टिफाई है ना, करेक्ट करना होता है, सही करना। और रेक्टी का करेक्ट का RECT यहां पे आपको देखने को मिलेगा, RECT रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है? वर्ब होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, द क्वेश्चनेयर QUESTU स्पेलिंग ये आपका गलत है और सही स्पेलिंग आपको फाइंड करना है। वैसे सेंटेंस को रीड करता हूं, द क्वेश्चनेयर यूज्ड बाय द रिसर्चर वाज ऑफ टॉप क्वालिटी, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया रिसर्चर के द्वारा वो टॉप क्वालिटी का है। क्वेश्चनेयर QUESTIONNAIRE, ठीक है, QUESTIONNNARRE ये भी है, और QUESS तो होगा नहीं, और QUESTIONNAIRRE ये वाला भी नहीं होता। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, इसमें कौन सा होना चाहिए? NNAIRE, डबल आर से काम नहीं चलेगा, ये वाला होना चाहिए। फर्स्ट आपका आंसर सही है। और इसका जो है क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन का क्या होना? एक लिस्ट होना, उसको आप क्या बोलते हैं? क्वेश्चनेयर बोलते हैं। यानी जितने भी सवाल और पूछने हैं आपसे, उन सभी का लिस्ट तैयार करके लाया गया क्वेश्चनर। और इसी के साथ पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज याद आ गया, आप वोकैब वाला सेशन देखेंगे या BPSC टीचर वाला टेस्ट सेशन देखेंगे, वहां पे मेरे से एक गलती हुई थी। और वो गलती क्या हुई थी? एक वर्ड आया था एम्बिगुअस। मैंने कमेंट पढ़ा था कल रात में, एक बच्चे ने कमेंट किया भी था कि सर एम्बिगुअस का मतलब तो क्लियर होता है सर। फिर मैंने जाके देखा, वहां मैंने एम्बिगुअस का मतलब नॉट क्लियर होता है। और एक वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस, मैंने सोचा भी था आते ही इसको सही करूंगा, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस। देखो गलती मेरे से क्या हुई थी, पहले मैं मीनिंग लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो। और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है ओबियस, और ओबियस का मीनिंग आप जानते हैं, समथिंग दैट इज क्लियर। और ये SSC का तो फेवरेट वर्ड है, समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, जो बहुत ही स्पष्ट हो। पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में मैंने वहां पे समथिंग दैट इज नॉट नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया समथिंग दैट इज क्लियर, और वहां पर लिख दिया था एम्बिगुअस। तो याद रखिएगा वहां पे हमसे गलती हुई है, उस गलती को मैं एक्सेप्ट भी करता हूं, क्षमा चाहूंगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, ये डिफरेंस है। और वैसे भी AMB वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है बोथ। AMB का मीनिंग क्या होता है? बोथ होता है। AMB बोथ होता है, दोनों के लिए, है ना। जब दो दिशा में आप होते हैं, आपको पता ही नहीं है किधर जाना है, मतलब आप अभी क्लियर नहीं है अपने थॉट से, क्लियर। और इसी MB से आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब समझा देता हूं इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे। ये MB वर्ड जो AMB है, ये तो बोथ होता है इसका मीनिंग। और डेक्स्टर अभी हमने वर्ड पढ़ाया था एडेप्ट के साथ, जिसका मीनिंग होता है स्किल। और वैसे डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड, यानी जब आपका लेफ्ट हैंड भी राइट जैसा ही काम करे, यानी मैं अपने राइट हैंड से लिख रहा हूं और लेफ्ट से भी उतना ही बढ़िया लिखने लगूं, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल एकदम फुल स्पीड में या मतलब अच्छे तरीके से कर सके, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम मतलब दो, टू, और डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड भी राइट के जैसा काम करे, तो आप बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्ब का मीनिंग बोथ होता है, और एम्बिगुअस का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। ये BPSC वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूं, शायद सेकंड या थर्ड में ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, मैंने सही कर दिया, आप देख लेंगे जाके। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चनेयर, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का लिस्ट। और ये आइए नेक्स्ट 47।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी आपको स्पेलिंग ढूंढनी है किसका स्पेलिंग गलत है। द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम्ड टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म एज द सन हिट द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ट्रायंगुलर दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, रेनबो है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हर एक स्पेलिंग सही है। आप अगर स्पेलिंग की बात करेंगे ऑप्शन में हर एक वर्ड का स्पेलिंग सही है, लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस में यूज किए गए जितने भी वर्ड्स हैं उससे रिलेट कर पा रहा है, क्या उससे मैच कर पा रहा है? आइए देखते हैं। द कलर्स, कलर यहां पर नहीं है। ऑफ द रेनबो, रेनबो RAN, ये बिल्कुल सही है। चलो, सीम्ड टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर TRIANGULAR, ये भी सही है। प्रिज्म की बात कर रहे, प्रिज्म यहां पे नहीं है। एज द सन, ये सन जो हमारा है ये हमारा सोलर सिस्टम की बात करेगा। सन क्या है? सूरज की बात कर रहे हैं हम यहां पे। और ये सन जो है ये तो बेटा के सेंस में है ना जी। यहां पे हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, रेनबो की बात कर रहे हैं, कलर्स की बात कर रहे हैं, और SUN है और यहां पे SON है, तो क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं कर पा रहा। यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब हर एक स्पेलिंग सही लगेगा, लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेंस में दिया गया है उससे मैच कर रहा है क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अब ये ट्रायंगुलर वर्ड को समझ लेते हैं। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मीनिंग होता है 3। आप ट्राईपोड खरीदते हैं ना, 3 पैर वाला। और एंगुलर यानी कि एंगल, और एंगल का मतलब क्या होता है? साइड, है ना, यानी जिसके 3 साइड्स हो ट्रायंगुलर कहा जाएगा। रेनबो आप जान ही रहे, ऑब्जेक्ट आप जान ही रहे। अब देखिए ऑब्जेक्ट का अगर मैं मीनिंग निकालूं तो ऑब्जेक्ट एक होगा कोई चीज, कोई मैटर, है ना। ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है जी? और एक ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक ये भी है। और फिर अगर ऑब्जेक्ट से एक वर्ड निकलता है आपका ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, तो ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव का मीनिंग एक और होता है पर्पस। पर्पस, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफ को लेके, यानी आपका क्या पर्पस है, आपका क्या उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट 48 की बात कीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यहां पर दिया हुआ है और डायरेक्ट इडियम पूछा है, किसी सेंटेंस में नहीं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी बार्क का मीनिंग आप जानते हैं भौंकना होता है, डॉग से रिलेटेड वर्ड है ये। क्या होता है बार्क का मीनिंग? भौंकना, यानी ये डॉग से रिलेटेड है। आप आवाज तो निकाल रहे हो, रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री, ट्री को यहां प्लेस से रिलेट कर लेते हैं, यानी किसी जगह पे। और रॉन्ग मतलब गलत, यानी बोलना गलत नहीं है, लेकिन कहां पे बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये ध्यान रखना होता है आपको, है ना। अगर आप सही टाइम पे नहीं बोलेंगे तो सही चीज भी बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का यही मतलब है कि भाई लॉजिकल वो चीज आपका नहीं है, इलॉजिकल है ना। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो जाएगा? जो चीज लॉजिकल नहीं हो। अब लॉजिकल का नेगेटिव कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, लॉजिकल के पहले मैंने क्या लगा दिया? IL, इलॉजिकल लगा दिया। यहीं पे एक वर्ड में लिखूं रैशनल, RATIONAL। रैशनल का मतलब लॉजिकल होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? इसके पहले हमने क्या लगा दिया? इररेशनल लगा दिया। अब इलॉजिकल, इररेशनल, यानी जो चीज लॉजिकल नहीं हो, जिसमें लॉजिक हो ही नहीं, जो प्रैक्टिकल नहीं हो, है ना, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब आइए ऑप्शन ए में है प्रोवोक ट्रबल। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, यानी आप समस्या खड़ी कर रहे हैं। और प्रोवोक के लिए एक मैं वर्ड लिख देता हूं, इनसाइट। इनसाइट का मतलब भड़काना होता है। भाई पहला हुआ आपका नहीं होगा। सेकेंड, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कोई सिचुएशन बैड है उसको आपने और बुरा कर दिया, वर्स कर दिया। ध्यान रखें, बैड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है और वर्स क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बुरे चीज को और बुरा कर देना, ये भी नहीं होगा। सी में गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट, यानी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये बात नहीं बोली गई है। और डी में टू बी मिस्टेक, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, यानी आप सॉल्यूशन तो ढूंढ रहे हो, है ना। टू बी लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होगा? सर्च कर रहा, यानी सॉल्यूशन सर्च किया जा रहा है इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पे, और उसी को बोलते हैं गलती हो गया, यानी आप अपने
इस एटीट्यूड में लॉजिकल नहीं थे, रैशनल नहीं थे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए एक चीज समझते हैं। यहां से हमने यहां पर आई एल आई आर लगा के वर्ड को नेगेटिव किया है, और ये आई एल आई आर लगा कहां है, तो वर्ड के पहले लगा है। तो कुछ प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स किसे बोलोगे, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, यानी फिक्स तो किया है लेकिन वर्ड के पहले फिक्स किया है, प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, तो ये प्रीफिक्स जो भी मैं लिखने वाला हूं ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, जो वर्ड को नेगेटिव करेंगे। और ये हैं कौन कौन, तो भाई साहब एक होता है UN, एक होता है DIS, एक होता है DYS, एक होता है IN, एक है आपका IR, और एक है आपका IL। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो किसी भी वर्ड को नेगेटिव करेंगे। अन से वर्ड नेगेटिव होगा, डिस से होगा, डिस, इन, इल, है ना। जैसे आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, क्वालिफाई, डिसक्वालिफाई, फंक्शन, डिसफंक्शन, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इरेशनल, इलॉजिकल। मैं लिख के दिखा ही देता हूं ताकि आपके माइंड में लॉक हो जाए, आपको वर्ड रट्टा ना मारना पड़े। जैसे हमने बोला यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट, और ये सब वर्ड आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैसे करोगे, अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का सिनोनिमस वर्ड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का भी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। कैसे लिखोगे, इनसिग्निफिकेंट, यानी जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपने लिखा है क्या, क्वालिफाई, यानी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव मोमेंट होगा, लेकिन इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई, यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक वर्ड लिखा हमने फंक्शन, माय मोबाइल फंक्शंस वेरी वेल, मेरा मोबाइल बढ़िया फंक्शन करता है। अगर फंक्शन बढ़िया ना करे तो डिसफंक्शन, DYS, डिसफंक्शन यानी बैड फंक्शन, यानी सही से फंक्शन नहीं कर रहा। फिर आपने वर्ड अभी लिखा था लॉजिकल, वर्ड क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, है ना। लीगल, इलीगल, आप पढ़ते हैं। फिर आपने वर्ड क्या पढ़ा, रैशनल, क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, इररेशनल। तो ध्यान रहे कि भाई प्रीफिक्सेस कुछ ऐसे हैं जो वर्ड को नेगेटिव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहां पर हमने वही आपको लिखा है। कौन कौन सा है, अन है, डिस है, DYS है, IN है, IR है, IL है। ये प्रीफिक्सेस किसी भी वर्ड के पहले आएंगे, उस वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग है उससे नेगेटिव मीनिंग वहां पे फाइंड किया जाएगा। आंसर आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो ही गया, और ये सब ध्यान में रखा करो, नोट किया करो। 49, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर पूछा गया है आपको वन वर्ड, है ना, अनेक शब्द का एक शब्द क्या होता है। ध्यान से देखिए, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, यानी साउंड की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे, साउंड वेव्स की बात करेंगे, क्या निकल के आएगा, क्या आंसर हमारा होगा। फिजिक्स, डेमोग्राफी, एकॉस्टिक्स, बोटनी। राइट ऑप्शन हमारा है सी, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एकॉस्टिक कहलाएगा। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ICS है तो वर्ड हमारा नाउन होगा, ध्यान रखेंगे। ICS फिजिक्स में भी दिख रहा है, वर्ड नाउन होगा। फिजिक्स में क्या पढ़ते हो आप, फिजिक्स में हम एनर्जी और मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा जा सकता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना। फिजिक्स में आप यही तो पढ़ते हैं, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में आप अध्ययन करते हैं, वो फिजिक्स है। डेमोग्राफी वर्ड क्या है, रूट वर्ड के मेथड से समझते हैं। DEM, डेम वर्ड जो है ये अपने आप में एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीपल। डेम मतलब क्या होता है, पीपल। आप यहीं से एक वर्ड पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। कौन सा वर्ड पढ़ते हो, डेमोक्रेसी, समझिएगा वर्ड को, DEMOCRACY। अब इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करके समझाने की कोशिश करूं तो डैम का मीनिंग मैंने क्या बोला, पीपल बोला है। डैम मीन्स पीपल, और क्रेशी का मीनिंग क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन।
रूल एंड रेगुलेशन, यानी लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन क्या बोले थे? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोकतंत्र, है ना जी। तो डेमोक्रेसी, डेम मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल एंड रेगुलेशन, जहां पे लोगों का शासन हो उसको लोकतंत्र कहेंगे। तो ये डेमोक्रेसी है। डैम मतलब पीपल होता है। आइए, तो यहां पर डैम का मीनिंग क्या निकला? पीपल निकला है। ग्राफी अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है या तो राइट करना किसी भी चीज को या डिस्क्राइब करना। ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? राइट करना या फिर डिस्क्राइब करना, लिखना या किसी भी चीज के बारे में कुछ वर्णन करना। अब यहां पे डेमोग्राफी, डेम मतलब पीपल और ग्राफी मतलब लिखना, यानी लोगों के बारे में लिखा जाएगा। तो डेमोग्राफी वर्ड का मीनिंग होता है कि आप लोगों की जनसंख्या बताने के लिए डेमोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी लोगों की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। फिर हमारे यहां लोगों को बांटा गया है कास्ट पे, रिलीजन पे, तो कौन किसकी संख्या कितने से। बिहार में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, आप जानते होंगे। तो डेमोग्राफी है वो। तो क्या लिखोगे? पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानवों की जनसंख्या, डेमोग्राफी कहलाती है। ध्यान रखना है। एकॉस्टिक आप जान गए, साउंड की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए, बोटनी वर्ड आया है और बोटनी का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? तो बोटनी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, जिसे आप बोटनी कहते हैं। ध्यान रहे। और यहीं से एक टर्म और आता है, शायद आपने सुना भी हो, फ्लोरा एंड फौना। सुने हैं? ये एक इडियम के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। FLORA एंड FAUNA, फ्लोरा एंड फोना का क्या मीनिंग होता है? फ्लोरा को याद रखना फ्लावर से, FLOWER। इसे फ्लावर नहीं पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे। और फ्लावर हमारा क्या है? वनस्पति है ना जी, प्लांट है। तो फ्लोरा का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट, यानी वनस्पति संबंधित। और फौना का मीनिंग होता है एनिमल, एनिमल से संबंधित। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लोरा यानी एक ऐसा वनस्पति जो किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन। रीजन का मतलब आप जानते हैं क्षेत्र होता है, यहीं से वर्ड बनता है रीजनल। आप सुनते भी हैं रीजनल मैनेजर। और फौना भी आपका होता है पर्टिकुलर रीजन। ये वर्ड मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझिए दोनों वर्ड को। फ्लोरा का लेना देना प्लांट से होता है, वनस्पति क्षेत्र से होता है। और फौना का मीनिंग एनिमल से होता है, जंतु से होता है, जानवरों से होता है। फ्लोरा एंड फौना का इस्तेमाल वैसे वनस्पति या वैसे जीव जंतुओं के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। अगर मैंने फ्लोरा बोला है, यानी कोई ऐसा प्लांट जो खास क्षेत्र में पाया जाए, जैसे कि आप बोले ट्रॉपिकल, है ना, शीतोष्ण उष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला पौधा या जो भी है एनिमल। या फौना की बात करोगे पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि आप कैमल की बात करेंगे, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो कैमल एक टाइप का क्या हो गया? फौना हो गया। तो फ्लोरा एंड फौना, जहां पे जीव जंतु वनस्पति दोनों की बात की जाए, लेकिन वो दोनों किसी खास जगह से बिलोंग करे, ये आपको ध्यान में रखना है। बोटनी वर्ड आया, इसलिए मेरे माइंड में वो भी आ गया और मैंने समझा दिया। भाई मेरी मजबूरी है, जब भी कोई वर्ड आता है तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और आपको ऐसे ही शायद सीखनी भी चाहिए। मजा आ रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए कमेंट करके, किस टाइप से सीखने में मजा आता है, दिमाग खुलता है जी? एक बार बोलना जरा, तब तक मैं पानी पीता हूं। बोतल बोतल किधर है भैया? नहीं है, चलिए आ जाओ। आज का लास्ट वर्ड हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पे इडियम जो है उसको फिलर्स वाले क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको यहां पे फिल करना है। क्या फिल करेंगे? तो ध्यान से देखिए। Rajat is known for his notorious nature. He will be friendly to your face but likes. वर्ड को समझना है। रजत इज नॉन, रजत जाना जाता है, नॉन फॉर हिज नोटोरियस। अब ये वर्ड हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? यानी इस वर्ड का कोनोटेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नोटोरियस वर्ड का कोनोटेशन क्या है, मैंने कोनोटेशन आपको समझाया है कि कोनोटेशन मतलब होता है एटीट्यूड। वर्ड या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। वर्ड या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, उसको कोनोटेशन कहते हैं। तो ये जो नोटोरियस वर्ड है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप सेंटेंस का मीनिंग फाइंड नहीं कर पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है आप नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले ये नोटोरियस वर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड है। अब नोटोरियस का मैं एंटोनिमस वर्ड लिखता हूं। नोटोरियस का एंटोनिम यानी विपरार्थक शब्द वो होता है फेमस, और फेमस बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। और हिंदी में आप एक वर्ड सुने होंगे प्रख्यात, प्रख्यात पॉजिटिव है, और वहीं पे आप इसके विपरार्थक शब्द में सुनेंगे कुख्यात, कुख्यात अपराधी बोला जाता है, प्रख्यात विद्वान, है ना। तो प्रख्यात बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसको आप फेमस कहते हैं, और कुख्यात जो कि नेगेटिव है, अपराध में इस्तेमाल होता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं, नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल। और यहां पे ओयूएस वर्ड के एंड में है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, है ना। अगर ओयूएस किसी भी वर्ड का सफिक्स हो तो एडजेक्टिव है। फेमस भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आप फेमस के साथ मान लीजिए किसी नाउन का कोलोकेशन बना लेते हैं, फेमस ऑथर यानी प्रख्यात या प्रसिद्ध लेखक, लेकिन जब नोटोरियस की बात करोगे तो नोटोरियस क्रिमिनल बोलना पड़ेगा, कुख्यात अपराधी, है ना। तो नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात ये। तो रजत को जाना जाता है कुख्यात अपराधी के तौर पे, यानी नोटोरियस नेचर, नेचर नाउन है, नाउन का क्वालिफायर एडजेक्टिव होगा, है ना। कुख्यात के तौर पे जाना जाता है। ही विल बी फ्रेंडली, ऐसा लगेगा कि वो फ्रेंडली है टू योर फेस, मतलब तुम्हारे चेहरे पे लगेगा, तुम्हारे सामने आके बहुत ही मीठी मीठी बातें करेगा, है ना, ये बोला गया है। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, बट आपका क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। उसका फंक्शन क्या है कि पहले अगर पॉजिटिव बात की गई है तो बाद में नेगेटिव बात की जाएगी, पहले अगर नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव बात की जाएगी। ये बट का फंक्शन है, ये बट का काम है, और ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसी को हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो पहले बोला गया तुम्हारे चेहरे पे ये लगेगा कि बहुत ही फ्रेंडली इसका बिहेव है, यानी फ्रेंडली यानी कि पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव बोला है और बट से है तो आगे लाइक यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन उसका जो एक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब आइए, टू स्टैब यू इन द बैक, टू स्टैब यू इन द बैक इडियम का क्या मीनिंग होता है बाबू, तो इसका मीनिंग होता है टू डू हार्म टू समवन, यानी क्या किसी ऐसे इंसान को हानि देना जो आप पे ट्रस्ट करे, यानी सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर रहा है लेकिन आप उसका चूना लगाएंगे, उसी को बोलते हैं टू स्टैब यू इन द बैक। और यही बोला गया पीठ के पीछे छुरा घोपना, टू स्टैब यू, और यही बोला गया ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, मतलब तुम्हारे चेहरे पे लगेगा बढ़िया है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा नुकसान करेगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। टू पेंट द होल टाउन रेड, समझिए इडियम को, टू पेंट द होल टाउन रेड, एकदम लाल हो चुका है, बोलते ना खुशी से तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं। तो टू पेंट द होल टाउन रेड का क्या मतलब हो गया, यानी कि गो आउट एंड enjoy yourself with friends, कि बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, एंजॉय कीजिए, और जब बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे तो खुशी का ठिकाना नेक्स्ट लेवल पे होगा, है ना। तो वो है टू पेंट द होल टाउन रेड, बिल्कुल गाल आपके लाल हो जाएंगे। अब आइए, टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप, बेंट का मीनिंग होता है मुड़ जाना, मुड़ गया है, और आउट ऑफ द शेप, जो शेप होना चाहिए, जो आकार होनी चाहिए उस आकार से बाहर हो गया है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप अगर बात करेंगे, ऋतिक रोशन फिगर देखिए, शाहरुख खान को देखिए, 58 ईयर ओल्ड, और अभी भी कितने कमाल के दिखते हैं, क्या लीन एंड थिन बॉडी है उनका, कमाल का बॉडी है। लेकिन वहीं पे आप मान लो किसको देखोगे, मैं किसका नाम लूं बॉलीवुड में जो थोड़े मोटे ताजे हैं, अगर आप राम कपूर का नाम जानते होंगे, है ना, जो काफी मतलब गोलू मोलू टाइप, मतलब गर्दन है ही नहीं। आप कीकू शारदा को देख लीजिए कपिल के शो में, जो वकील बन के आते हैं, कितने मोटे हैं, जब वो बैठते हैं तो अपना पैर भी ऊपर नहीं कर पाते, तो उनका शेप क्या एकदम बाहर हो चुका है। तो उस टाइप का मोटापा अगर किसी को भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, और सामने वाला इंसान भी परेशान होगा, वो खुद परेशान होगा, यानी नेगेटिव एक्ट है। तो वही बोला गया है टू गेट ऑल द बेंट आउट ऑफ द शेप, यानी आप शेप से बिल्कुल बाहर हैं, आपका आकार बिल्कुल निराकार है, वो आकार होना नहीं चाहिए, यानी वो आपको इरिटेट करेगा। तो इस इडियम का मतलब हो जाता है इरिटेट होना, है ना। तो ध्यान रखेंगे, मैंने शेप से रिलेट करके आपको बताया। टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, टू ब्लो, ब्लो का मतलब होता है बजाना, और ट्रम्पेट बैंड बजाना,
और अपना बैंड बजाना, अपना बैंड बजाने का मतलब आपको अपने को नुकसान नहीं करना। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे, मैंने ये कर लिया, मेरे वो कर लिया, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे ये, मेरे वो, मतलब सिर्फ अपने बारे में बोलना, मतलब अपनी डींग हाँकना, है ना। ब्लो हिज ट्रम्पेट का यही मतलब होता है, जो बोस्ट ऑफ हो, जो दिखावा करे, है ना। मैं इसका मीनिंग कहां लिखूं? हाँ, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब हो जाएगा बोस्टिंग करना, दिखावा करना, BOASTING, बोस्टिंग, दिखावा। और याद रखेंगे बोस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है ना। यहीं पे एक वर्ड आता है पॉम्पस, इसके लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा लेकिन मैं लिख देता हूं क्योंकि माइंड में आ गया। पॉम्पस का मतलब होता है जो भरे, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप का वर्ड इस्तेमाल करें। मान लीजिए कहीं पे आप सिंपल वर्ड बोल के निकल सकते हैं, लेकिन वो ये दिखाना चाह रहा है कि मुझे इतनी इतनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, और वो बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड बोले। जैसे शशि थरूर का नाम आप जानते होंगे, और वो 2015 में नीतीश कुमार के लिए वर्ड इस्तेमाल किए थे। यानी कि नीतीश कुमार जब 15 या 14 की बात, हाँ 15 में ही विधानसभा चुनाव में जब वो आरजेडी के साथ फर्स्ट टाइम आए थे, उससे पहले बीजेपी के साथ थे। तो जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे तो शशि थरूर ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, स्नॉली ग्लॉस्टर, स्नॉली ग्लॉस्टर, है ना। गूगल पे जाके सर्च करना स्नॉली ग्लॉस्टर क्या होता है। स्नॉली ग्लॉस्टर वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है श्रीवुड, SHEREWD, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सातिर हो, यानी जो अनप्रिंसिपल्ड हो, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं हो, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कहीं भी गिर जाए किसी भी हद तक, स्नॉली ग्लॉस्टर वर्ड है। अब यहां पे स्नॉली ग्लॉस्टर वर्ड जो है ये नेक्स्ट लेवल का वर्ड है, सभी के समझ में नहीं आएगा क्योंकि डेली लाइफ में यूज भी नहीं किया जाता इस वर्ड को। वहां पे वर्ड इस्तेमाल श्रीवुड कर सकते हो, या एक ऐसा इंसान जो धूर्त हो, कनिंग टाइप का हो, जो अपने लिए कुछ भी करे, है ना, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, जो अनप्रिंसिपल्ड है। और नीतीश कुमार के लिए इधर से बहुत बार अनप्रिंसिपल्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कभी वो उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, है ना। उनका कोई सिद्धांत नहीं दिखता है तो वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन शशि थरूर 2015 में उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किए थे स्नॉली ग्लॉस्टर। तो अगर आप सिंपल वे में बात कर रहे हैं किसी से और स्नॉली ग्लॉस्टर इस टाइप के वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएगा पॉम्पस, है ना। भारी भरकम इस वर्ड इस्तेमाल करना ताकि लोगों को लगे कि आप बहुत जानते हैं, तो इस टाइप के इंसान के लिए पॉम्पस वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो आज का सेशन आपका यहीं तक था। एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस वीक में वोकैब को कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्या? सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड, इडियम, स्पेलिंग टेस्ट, वोकैब पढ़ना चाहते हो, या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इस वीक में फ्राइडे तक वोकैब पढ़ा दूं, ताकि मार्च में जो आपका एग्जाम हो उसमें वोकैब से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो बताइए, मैं तो चाहता हूं वोकैब पढ़ाऊं, आप क्या चाहते हैं? और फिर 9, 10, 11, 12 का भी क्वेश्चन पीपीटी बन के तैयार है, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस वीक में मैं वोकैब पढ़ाना चाह रहा हूं। आप बोलिए क्या करें, बोलो फटाफट। कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलिए, आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा। कल मैं फिर वोकैब के साथ ही आऊँगा, है ना। और जो भी वोकैब यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसे आप ध्यान से पढ़िए, चाहे वो साइनो है, एंटो है, वन वर्ड है, इडियम है, स्पेलिंग टेस्ट है, कोई सा भी है। क्योंकि मार्च में आपका टीचर वाला एग्जाम होने वाला है, जीडी का एग्जाम भी चल रहा है, और जीडी का सिर्फ प्रैक्टिस हमने यहाँ पे करवाया भी है और कुछ करवा देंगे। 3 या 4 मार्च तक जीडी का एग्जाम है, तो बिल्कुल आप इसे देखते रहेंगे और इन्जॉय कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।